बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से बिगिन होता है जी सेक्शन नंबर 2। इसके अंदर मार्केटिंग के 4 पीस कवर होंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला। और ये डिफरेंट सेक्शंस के जो ओपनिंग केसेस हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे ब्रीफली। तो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड और फिर प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर है, यानी प्रोडक्ट पे। चैप्टर 6 प्राइसिंग, इसके अंदर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वगैरह भी कवर होंगी। चैप्टर 7 प्रमोशन के ऊपर है और चैप्टर 8 डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेसमेंट जिसे कहा जाता है। बिगिन करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड इन द फैक्ट्री बट ब्रांड्स आर क्रिएटेड इन द मार्केट। तो प्रोडक्ट और ब्रांड के दरमियान क्या फ़र्क है, जो कि वेरी ब्रीफली चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी टच हुआ था। इस चैप्टर के अंदर जो की चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, क्या इसमें प्रोडक्ट में और सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस हैं, प्रोडक्ट क्या एक्सपीरियंसेस देती है, प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और फिर ब्रांडिंग के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग जो मार्केटिंग का असल टास्क है क्या होती है, और ब्रांड नेमिंग और ब्रांड एक्सपेंशन की क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। ये ही इस चैप्टर का एक की लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर यही कवर हो गया। ओपनिंग सीन वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर दिया हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक में। ये आज से कुछ अर्सा पहले ये दो वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 1950 में फर्स्ट अटेम्प्ट हुई थी, और इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1/3 वो वीडियो गेम्स खेलती है। तो वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री किस तरह इवॉल्व हुई इन चंद सालों के अंदर, जो इसकी इनिशियल अटेम्प्ट थी उससे लेके ये लेटेस्ट कंसोल वार्स तक कैसे पहुंची। तो इसके डिफरेंट इराज और जनरेशन हैं इसमें। इसी ज़माने 1976 में अटारी को कह सकते हैं फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल कंसोल था, लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन की लैक ने उसकी डेथ जो है ना इवेंचुअली रिजल्ट हुई। 1980s को वीडियो गेम्स का गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में जो डेवलपर्स थे वो वीडियो गेम्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते थे। क्रिएटिविटी के ऊपर जो है ना फोकस ज़्यादा था इंस्टेड ऑफ ग्राफिक्स। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ यानी जो गेम का गेम प्ले वो मकसूद था उस ज़माने में डेवलपर्स का। फिर ओवर टाइम ज़ाहिर है डिफरेंट कंसोल्स आते रहे। 16 बिट एरा के बाद प्लेस्टेशन 1994 में सोनी ने जंप इन किया वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में। और इवेंचुअली ये हुआ कि 19 लेट 90s अर्ली 2000 में सोनी और माइक्रोसॉफ्ट इन हुए, और यही दोनों लीडिंग कंसोल लीडर्स बने। इनके अलावा थर्ड नंबर पे सिर्फ निंटेंडो रहेगी, जो किसी ज़माने में वो भी सेगा के साथ कम्पीट कर रही होती थी। सेगा फिर क्विट कर गई वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री को। तो निंटेंडो के भी प्रीवियस कंसोल भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और स्विच भी जनरल पॉपुलेशन को टारगेट करता है, जबकि सोनी और माइक्रोसॉफ्ट के कंसोल वो हार्डकोर गेमर्स को हाई एंड ग्राफिक्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो एक कंसोल जनरेशन तकरीबन 5 टू 6 इयर्स चलती है, और अब ये तकरीबन 2020 में वीडियो गेम कंसोल्स की नेक्स्ट जनरेशन एंड हो रही है। उसके बाद यानी 9th जनरेशन स्टार्ट होगी। सोनी ने बल्कि नवंबर में लॉन्च किया प्लेस्टेशन 5। तो और इसी तरह वीडियो गेम से रिलेटेड फिर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि वीडियो गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, बाज़ गेम्स तो ठीक है, बहुत सी कंपनीज एक वीडियो गेम बनाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बना रही होती हैं, तो वो अच्छा खासा जो है ना एक काम होता है। तो इसमें ये हो रहा है कि बहुत सी कंपनीज वो थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर रही होती हैं। दो फेमस इनमें एक यूनिटी है, जो कि स्पेशली सॉफ्ट गेम्स के लिए, मोबाइल गेम्स वगैरह के लिए बड़ा फेमस है। ऑलमोस्ट 48% इसका मार्केट शेयर है। और अनरियल इंजन जा रहा है, जो कि हाई एंड गेम्स के लिए बहुत सक्सेसफुल वीडियो गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। इसका 13% के करीब मार्केट शेयर। तो बहुत सारी सक्सेसफुल गेम्स इसके ऊपर बनी हुई हैं। फोर्टनाइट, पबजी, बॉर्डरलैंड, डार्कसाइडर्स, फाइनल फैंटेसी वगैरह, वो सब इसके ऊपर डेवलप हुई हैं। ये 2020 का ग्लोबल गेम्स का मार्केट शेयर है न्यूज़ यू की रिपोर्ट के हिसाब से। तो इसमें हो ये रहा है कि काफ़ी स्पीड में मोबाइल मार्केट ग्रो कर रही है, और कंसोल मार्केट श्रिंक हो रही है रिलेटिवली, और स्पेशली पीसी मार्केट भी बहुत कम होती जा रही है। तो जो कंसोल्स के अंदर गेम खेलते थे उसकी ओवरऑल तादाद कम हो रही है, लेकिन ग्राफिकली ये ज़्यादा इमेंस गेम्स होती है। तो प्रॉफिट मार्जिन वाइज अब दुनिया कन्वीनियंस की वजह से मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा मूव कर रही है। तो इसमें बाकी द वे वीडियो गेम्स के अंदर और भी बहुत सारी ग्लिचेस हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करैक्टर एनिमेशन वगैरह बनाना वो लिमिटेड दर्जे में जायज़ है। ये लर्निंग का भी एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकती है, एजुकेशनल गेम्स अगर डेवलप की जाएँ, और एंटरटेनमेंट के लिए एज़ लॉन्ग एज़ ये कि उसके अंदर मॉरल कंटेंट हो, वो भी एक वर्थ लुकिंग इनटू जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं अब इस चैप्टर के अंदर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात हो रही है। प्रोडक्ट कहा जाता है, एक तो इसकी ये रिटन डेफिनिशन है कि कोई भी चीज़ जो मार्केट में आप ऑफर कर सकते हैं फॉर सेल। तो प्राइमरीली प्रोडक्ट से मुराद टेंजिबल गुड होती है। टेंजिबल से मुराद क्या है, जिस चीज़ को टच किया जा सकता है, यानी उसकी एक फिजिकल प्रेजेंस होती है। तो वो आप मनी के बदले में परचेज कर रहे होते हैं। इसके बिलमुकाबिल जो सर्विसेज हैं, एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट में भी एक एक्सपीरियंस ही देना होता है। लेकिन सर्विसेज अब इसके मुकाबले में क्या है, इनटेंजिबल चीज़ें जो होती हैं, बेनिफिट्स होते हैं।
ठीक है, जो हेयर कट होगी, एक डेंटिस्ट का चेकअप हो गया, एजुकेशन सर्विसेज होगी, ये सारा कुछ क्या है, ये सर्विसेज की कैटेगरी के अंदर आता है। माइक्रोवेव ओवन क्या है, ये एक टेंजिबल प्रोडक्ट है जो आप परचेज करके आते हैं, और एक डॉक्टर्स की जो सर्विस है, उसने सिर्फ जो मशवरा दिया है वो एक इनटेंजिबल सर्विस है, या ट्रैवलिंग है जैसे। तो और जो है एट्रीब्यूट्स एंड टेंजिबिलिटी के अलावा इंसेपरेबिलिटी है, सर्विसेज जो है वो प्रोवाइडर से दूर नहीं हो सकती। जबकि प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोवाइडर ने बना के रिटेलर को सेल कर दी, फिर वहां से आगे जा रही है। वेरिएबिलिटी है सर्विसेज के अंदर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसके अंदर ना चेंज आ जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड कर रहा होता है, और इंसान के मिजाज में, हार्ट में चेंजेस आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान किसी दिन उसका बच्चा बीमार है, तो वो उस लेवल की सर्विस नहीं दे सकेगा, चाहे वो किसी भी यानी जॉब में लेट्स से एक वेटर के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन उसके उस दिन के एक्सपीरियंस जो है ना डिफरेंट होगा जो वो कस्टमर को दे रहा है, कि उसका माइंड अपने बच्चे को हॉस्पिटल जाने के बारे में सोच रहा होगा। इसी तरह स्टोरेज और पेरिशेबिलिटी, फिजिकल प्रोडक्ट्स आप बना के स्टोर कर सकते हैं, सर्विसेज आप बना के स्टोर नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो कंपनीज जैकेट्स ज़्यादा बना के स्टोर कर सकती हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सर्विस, आपको लग रहा है कि सुबह को 8 बजे बड़ा रश होता है, शाम 6 बजे रश होता है, कोई भी कैब सर्विस प्रोवाइडर वो कोई सर्विस इसमें एडवांस में बना के स्टोर करके नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस इन दोनों के अंदर आते हैं। तो बहुत सी चीज़ें प्रोडक्ट या सर्विस में भी आती हैं, लेकिन इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा ग्रिड होता है। ये प्रोडक्ट विद कंपनी सर्विसेज होती हैं, जैसे आपने देखा अक्सर प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में साथ में कंपनी सर्विस 1 ईयर फ्री सर्विस वगैरह दी जा रही होती है, फ्री डिलीवरी दी जा रही है। दूसरे एंड पे जो प्योर सर्विसेज हैं, उनके साथ भी बाकायदा कंपनी गुड्स होती हैं, जैसे एयरलाइन ट्रिप है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि आपको साथ में फूड भी सर्व किया जा रहा है। तो जो टिकट आपको चार्ज की जाती है लेट्स से 70,000 रुपीज़, उसके अंदर वो फूड हो सकता है सिर्फ 1000-2000 रुपए का भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसमें प्राइम मकसद क्या था, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसके बीच में उन्होंने थोड़ा-सा एक प्रोडक्ट एलिमेंट भी ऐड कर दिया। और इसी तरह हाइब्रिड ऑफर की जो टिपिकल एग्जांपल है वो रेस्टोरेंट है, जिसमें आपके लिए फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बैठ के जो वो सर्विस दे रहा है उनका वेटर कितनी देर में सर्व कर रहे हैं वगैरह वगैरह, एनवायरनमेंट क्या है, एमबीएस क्या है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो इफ पॉसिबल इनकी जो है ना एक-एक एग्जांपल और जनरेट करें, ताकि जो है ना ये कांसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस का डिफरेंस वो आपके ज़हन में रहे। इसके बाद आता है प्रोडक्ट लाइन का कांसेप्ट। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है कि जो मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स होती है ना, ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट्स शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कस्टमर्स और यूजर्स। मिलते-जुलती यानी मसलन एक ही प्रोडक्ट है, डेल के लैपटॉप्स हैं, लेकिन उसके अंदर उसने डिफरेंट रेंजेस बना दी। इवन शैम्पू है एक, उसके अंदर डिफरेंट उसने जो है ना कैटेगराइजेशन कर दी कि ये फलां फ्लेवर का सोप है वगैरह वगैरह। ये जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, इस पूरे को एक प्रोडक्ट लाइन ही कहा जाता है। इसकी अभी डिटेल में एग्जांपल लर्न करने के लिए प्रोडक्ट मिक्स का कांसेप्ट समझ लें। प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है? कि फुल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट लाइन जो कंपनी ऑफर कर रही है उसको टोटल प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, बल्कि प्राइमरीली जितनी डिफरेंट कैटेगरीज वो ऑफर कर रहा है उसको प्रोडक्ट मिक्स बिट कहते हैं। लेट्स से गोरमे अगर मिल्क भी दे रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी दे रहा है, आइसक्रीम भी दे रहा है, वाटर भी दे रहा है, तो ये बिट्स है उसकी कि जी वो जितनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहा है वो सारी उसकी बिट्स है। लेंथ में क्या होगा कि एक कैटेगरी के अंदर कितने दे रहे हैं, लेट्स से यूनिलीवर ने डिफरेंट शैम्पू ब्रांड लॉन्च किए, या गौरमे ने सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स लॉन्च की। ये सारा कुछ लेंथ के अंदर कवर होगा। और उसके बाद फिर डेप्थ आ जाती है। डेप्थ में सिंपली ये कि डिफरेंट साइजेस, कलर्स या मॉडल वगैरह जो माइनर वेरिएंट्स हैं वो डेप्थ के अंदर आते होते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंग्रो फूड्स के ऊपर अप्लाई करें, तो अगेन मिल्क, क्रीम, घी, आइसक्रीम डिफरेंट बनने के, फिर मिल्क के अंदर उसने सब ब्रांड लॉन्च किए हैं। तो ये विड्थ हो जाएगी उसकी, और ये उसकी लेंथ आएगी। फिर डेप्थ में फर्दर आ जाएगा कि ऑल पर्स के अंदर उसने डिफरेंट साइजेस ऑफर किए हैं, वो डेप्थ में आ जाएगा। प्रोडक्ट कंपोनेंट्स है इसके बाद के प्रोडक्ट के ना लेयर्स होती हैं, लेवल्स, बल्कि बाद मार्केटर्स ने अप टू 5 भी डिफरेंट लेवल्स बनाए हैं उसके अंदर डिटेल के साथ। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सिर्फ दो समझ लें, एक कोर प्रोडक्ट और एक ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या है कि प्राइम प्रोडक्ट जो कस्टमर की नीड फुलफिल करती है। मेन प्रोडक्ट क्या है और वो क्या वैल्यू देती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन के केस में क्या होगा कि मोबाइल फोन मेन प्रोडक्ट है, और वो कम्युनिकेशन की सर्विस दे रही है, तो वो हर सेल फोन दे रहा होता है। उसके बाद ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, उसका ब्रांड नेम, उसके फीचर, क्वालिटी, पैकेजिंग, वारंटी, सर्विसेज, ये सारा कुछ मिलजुल के ये जितनी ज्यादा होती है, जाहिर है उतना ही कस्टमर का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, उसकी यूजली लॉयल्टी का, ब्रांड उनका, हर चीज पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोर प्रोडक्ट यानी एक्चुअल प्रोडक्ट जो सर्टेन बेनिफिट दे रही होती है कस्टमर को, और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट उसके जो एनहेंस फीचर्स या बेनिफिट्स। इसके बाद क्वालिटी का कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ये बल्कि इतना इस वक्त ग्रो कर चुका है कि इसके ऊपर बाकायदा स्पेशलाइजेशन हो रही है, मास्टर्स की डिग्रीज करवाई जाती हैं,
एमबीए के स्टूडेंट्स वगैरह को भी अक्सर टीक्यूएम के नाम से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक 3 क्रेडिट आवर का कोर्स पढ़ाया जा रहा होता है। यहाँ पे हम लोग ब्रीफली टच करेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी के कितने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, आप किस एक्सट्रीम तक उसको ले आ सकते हैं। तो क्वालिटी का इसकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे इंटरनेशनली ISO 9002 सर्टिफिकेशन वगैरह है, कंसिस्टेंसी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप रिलेटिवली लो क्वालिटी भी ऑप्ट कर रहे हैं मैसेस को टारगेट करने के लिए, तो कम से कम वो क्वालिटी आपस में कंसिस्टेंट हो प्रोडक्ट। परफॉर्मेंस का कंसेप्ट आता है, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं वो परफॉर्मेंस को टारगेट कर रही होती है। तो टीक्यू में कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर जो है ना तमाम प्रोसीजर्स में, यानी सिर्फ प्रोडक्ट ही के अंदर नहीं, उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो प्रोसेस स्टेप्स चल रहे होते हैं ना, उनको भी रिफाइन करने की जरूरत होती है। तो टीक्यूएम इसकी यानी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान रिलेटिवली डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अमेरिकन कार्स का दुनिया में इरा था, अमेरिका ही चल रहा था बहुत ज्यादा। तो जापान ने गाड़ियां बना के एक तो अमेरिका में लॉन्च की। तो शुरू में लोग मजाक उड़ाते थे कि अच्छा जी जापान ने गाड़ी बना दी, क्योंकि वो बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है ना समझा जाता था। लेकिन जिन लोगों ने परचेज की, दो काम किए, एक तो जापान ने भी स्ट्रेटेजिकली उसको रिलेटिवली लो प्राइस पे इनिशियली लॉन्च किया, और फिर जिन लोगों ने ट्राई की उन्होंने रियलाइज किया कि अमेरिकन गाड़ियों में ये इशू था कि वो सिंगल सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती थी, बल्कि मल्टीपल सेल्फ के बाद स्टार्ट हो रही होती थी, क्योंकि क्वालिटी में इतनी हाई नहीं थी। और जो जापानीज गाड़ियां वो सिंगल सेल्फ में स्टार्ट भी होती थी और लॉन्ग रन में चलती भी थी। तो एक तो इससे जापान ने वहां पर मार्केट शेयर गेन किया उनकी क्वालिटी की वजह से। और दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ कि चैलेंजर एक स्पेस शटल बनाई थी अमेरिका ने, जो 1986 में लॉन्च की, और वो लॉन्च के 73 सेकंड्स के बाद एक्सप्लोड हो गई। उसमें 6-7 लोग सवार थे, उनकी इंस्टेंट डेथ हुई। रीजन ये निकली कि उसके अंदर सिर्फ एक माइनर कंपोनेंट, एक ओ रिंग था, जिससे लो टेम्परेचर पे टेस्ट नहीं किया गया था, और उन दिनों टेम्परेचर फ्रीजिंग था और नासा को लॉन्च की जल्दी थी। उसके बदले में वो बिलियंस का लॉस भी हुआ और ह्यूमन लाइफ भी लूज की गई। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि क्वालिटी का एक एक डायमेंशन, एक एक एंगल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज उसके ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल हिस्ट्री है टीकेयर की। इसके बाद से फिर अमेरिका भी काफी हद तक क्वालिटी कॉन्शियस हुआ और ओवरऑल चल रही है। टीकेयर में कोड टर्म यूज होती है बेंचमार्किंग की। आप लोगों ने सुना होगा, बेंचमार्किंग बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें होता क्या है कि आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इंडस्ट्री में जो कंपनी जो बेस्ट जा रही है, आप अपनी कंपनी को उससे एम करते हैं कि हम उसके मुकाबले में कितनी पीछे है, ताकि आप अपने आप को उससे इम्प्रूव कर सकें, डिफरेंट स्टैंडर्ड में उसके साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट फीचर्स का है। फीचर में ऑब्वियसली कंपनी के पास चॉइसेस हैं कि वो कितने फीचर्स ऐड करना चाहती है और कितने कम करना चाहती है। नेचुरली जितने फीचर्स आप बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली कॉस्ट उतनी बढ़ती है, और फिर अगला सवाल यही होता है कि क्या कस्टमर वो कॉस्ट बियर करने के लिए विलिंग है, इंटरेस्टेड है या नहीं। इसी तरह डिजाइन डिजाइन के अंदर भी कस्टमर यूटिलिटी को इन माइंड रखा जाता है कि आप डिजाइन ऐसा करें जो देखने में भी ग्रेसफुल हो और यूटिलिटी में भी बेनिफिशियल हो। फॉर इंस्टेंस सैमसंग ने गैलेक्सी नोट एज फर्स्ट सेलफोन बनाया था जो सिंगल साइड से कर्व था। तो इसमें बल्कि माइनर इशू आया था कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए ठीक नहीं था, इसलिए इसके बाद से जो उसने नेक्स्ट सेट बनाए उसमें दोनों साइडों को उसने एज देना शुरू कर दिया, ताकि जो है ना वो सबके लिए कंफर्टेबल उसमें थे। ये डिजाइन के अंदर ये डिफरेंट चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है पैकेजिंग का। पैकेजिंग क्या होती है कि ऑब्वियसली एक कवर से, रैपिंग से, जिससे असल मकसद प्रोडक्ट प्रोटेक्शन होता है, लेकिन मोर रिसेंटली ये हो रहा है कि मार्केटर्स इसको प्रमोशन पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि जो लो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें कहते हैं कि 70% तक परचेज डिसीजन बाज़ार ऑन स्पॉट स्टोर के अंदर दिए जा रहे होते हैं। तो एक ब्रांड की जो पैकेजिंग है वो उसकी अट्रैक्शन का जरिया बनती है। जैसे नेस्ले नीडो ने ये येलो रेड कलर की कॉम्बिनेशन की हुई है, ऑन साइड पे इसको उर्दू में डिटेल दी हुई है, प्रोडक्ट क्या है वगैरह वगैरह। ये पैकेजिंग एडवांटेज है, उस पे इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। फिर पैकेजिंग के अंदर ही सब कंसेप्ट एक लेबलिंग का बनता है, जो पैकेजिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी पैकेजिंग पे भी कुछ क्रिटिसिज्म है, समटाइम्स कंपनीज सिर्फ अनवांटेड वेस्ट या स्पेस क्रिएट करने के लिए, जैसे ये चिप्स वगैरह में होता है, थोड़ी सी तो रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन कुछ बाद अगर उससे ज्यादा उन्होंने क्रिएट की होती है सिर्फ ये इंप्रेशन देने के लिए कि ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, इसके अंदर ज्यादा बड़ी। कलर साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि कलर चॉइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डिफरेंट कलर जो है ना वो डिफरेंट चीजों को सिंबलाइज कर रहे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बाद ब्रांड उस स्पेसिफिक कलर कौन कर रहे होते हैं, परमानेंटली उससे ही यूज कर रहे होते हैं। तो 80% ब्रांड रिकॉल इंक्रीज होती है कलर कंसिस्टेंसी की वजह से। इसलिए ब्रांड्स यूजुअली कलर स्विच नहीं करते होते, एक कलर ही को ऑन करते हैं और उसको ही कंटिन्यूसली यूज करते हैं। इसके बाद आता है जी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांड क्या है जी? नेम, टर्म या सिंबल जो आइडेंटिफाई करता है ग्रुप को या सर्विस को बाकी तमाम अपोजिंग ब्रांड्स वगैरह से।
तो ब्रांडिंग ये टर्म बल्कि निकली है जर्मन लैंग्वेज में, ओल्ड नॉर्स में यूज होता था ब्रांडर। जानवरों को ना उस जमाने में लोग, बल्कि उस जमाने में क्या आज भी बाद लोग ये करते हैं, हालांकि बड़ी अनफेयर प्रैक्टिस है, क्रूअल प्रैक्टिस है, कि जानवर को एक गरम अपना एक कोई निशान बना के जला देते थे उसकी स्किन को, ताकि दूर से जो है ना हमारा जानवर पहचाना ले। उसको ब्रांडर कहा जाता था, उसी से ये टर्म ब्रांडिंग निकली है कि प्रोडक्ट्स के ऊपर टैग लगे हैं जिससे वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो रही है। बहरहाल ब्रांडिंग के बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा, कि न्यू प्रोडक्ट्स जब कंपनीज लॉन्च करती हैं तो दायरा पिछले ब्रांड के ऊपर जो ट्रस्ट होता है उसकी बेस पे कस्टमर्स भी उसको नई प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर लेते हैं। ब्रांड इक्विटी वगैरह, ये सीईओ मैकडॉनल्ड का एक बड़ा दिलचस्प कोट है। उसने कहा जी अगर हर एसेट, हर बिल्डिंग, हर इक्विपमेंट जो हमने बनाया है वो तबाह भी हो जाए ना, तो हमारे ब्रांड की इतनी पावर है कि हम सारा कुछ रीबिल्ड कर सकते हैं, उसी से हमें इतना पैसा मिलेगा। पी&जी ने जिलेट ब्रांड 2005 में परचेज किया है $57 बिलियन में। इसके अंदर उसकी फैक्ट्रीज इंक्लूडेड नहीं है, उसके इक्विपमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम है। इसको ब्रांड इक्विटी भी कहा जाता है कि मार्केट वैल्यू जो एक ब्रांड ऐड करता है प्रोडक्ट में। मसलन अगर नॉन ब्रांडेड डबल ओटी पड़ी है, फर्ज करें उसको आप 30 रुपए दे रहे हैं और एक ब्रांडेड पड़ी है उसको 55 रुपए दे रहे हैं, ये जो 25 रुपए का फर्क आ रहा है उसके बीच में, इसको ब्रांड इक्विटी कहा जाएगा। तो ब्रांड इक्विटी इसको कंबाइन करके इसका कम्प्लेक्स फार्मूला है टोटल कस्टमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेल, उससे निकाली जाती है। बल्कि ये वीडियो देखिएगा, इसके अंदर इसने टॉप 100 ब्रांड्स दिए हुए हैं, जो कि इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है। इंटर ब्रांड भी रैंक करता है और ये ब्रांड जी भी टॉप 100 रैंक करता है। तो 2020 में कौन से टॉप 100 ब्रांड्स हैं वो इस लिस्ट में दिए हुए हैं। यहाँ पे भी ये लिस्ट बुक के अंदर भी प्रोवाइड की हुई है। इसने टॉप पे मेंशन किया हुआ है, अमेज़न बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है, इसने रिसेंटली इन सबको रिप्लेस कर दिया है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पिज़्ज़ा, अलीबाबा ग्रुप, टेंसेंट, फेसबुक, मैकडॉनल्ड्स, और तो ये सारे टॉप 10 पे आ रहे हैं और इसके बाद भी टॉप 100 तक की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इनमें से आई थिंक एटलीस्ट भी हाफ को आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि चंद एक ब्रांड हैं इनमें से जो सिर्फ इंटरनेशनल पे हैं। अदरवाइज ये देखें उबर, केएफसी, शेल, बाकी सारे पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो टॉप ब्रांड्स के इस लिहाज से पता होना चाहिए इनकी न्यू कमर्स कौन से हैं, कैटेगरी वाइज किस इंडस्ट्री में ज़्यादा ग्रोथ है। रिटेल में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ रही है, इसलिए मोर टेक्नोलॉजी ब्रांड बहुत ज़्यादा ग्रो की है। इंडस्ट्रीज के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको इन रिपोर्ट से मिल जाएगी। इसके बाद ब्रांड पोजीशनिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। मसलन एक एट्रीब्यूट बेस्ड पोजीशनिंग होती है कि आप प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को एम्फसाइज कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा बेनिफिट बेस्ड पोजीशनिंग, जिसमें आप कस्टमर को ये बता रहे होते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और लास्टली फिर बिलीफ एंड वैल्यू के ऊपर होती है, जिसमें आप सिर्फ ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, उसने जो पोजीशनिंग की हुई है एट्रीब्यूट बेस्ड क्लिक, पियानो ग्रिप, तो उसका जो एट्रीब्यूट है वो उन्होंने बताया हुआ है कि जी इसके अंदर क्या चीज़ है इस प्रोडक्ट के अंदर। टाइप्स ऑफ ब्रांड्स में क्या है जी, मैन्युफैक्चर ब्रांड यानी जो कंपनी बनाती है उसका जो ब्रांड होता है उसको मैन्युफैक्चर ब्रांड कहते हैं। ठीक है, सोनी, एचपी, ये सारे मैन्युफैक्चर ब्रांड है। इसके मुकाबले में इसके अंदर ही बल्कि एक सब हेड लाइसेंस ब्रांड भी हो जाता है। बास कंपनी खुद नहीं बना रही होती लेकिन वो किसी प्रोडक्ट का लाइसेंस ले लेती है। वीडियो गेम में भी बहुत कॉमन हो गया है। जबकि हिस्टोरिकली ये होता था कि किसी ज़माने में गेम्स बहुत कम यूज़ होती थी। फिर नीड फॉर स्पीड ने क्या किया कि ओरिजिनल गाड़ियों को बाकायदा उनके लाइसेंस लेके उसको वीडियो गेम के अंदर डाला। और अब भी बहुत ज़्यादा गेम्स के अंदर ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। तो लाइसेंसिंग और प्रोडक्ट्स में भी चलती है। घड़ी की वॉच है, उसपे पावर पफ गर्ल्स बनी हुई हैं। तो इस तरह डिफरेंट तरीके से ब्रांडिंग यूटिलाइज की जा रही होती है। दूसरी टाइप मैन्युफैक्चर ब्रांड के मुकाबले में स्टोर ब्रांड। स्टोर ब्रांड क्या होता है, समटाइम्स रिटेलर खुद अपना एक ब्रांड लॉन्च कर देता है, तो उसकी प्राइम सेल्स तो रिटेल से आ रही होती है, लेकिन वो किसी हद तक कुछ सेल्स अपने सब ब्रांड से भी कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी हो रहा है, मेट्रो ने भी कुछ अपने ब्रांड बनाए हुए हैं, विक्टोरिया डिपार्टमेंटल स्टोर है उसने भी अपने विक्टोरिया राइस वगैरह लॉन्च किए होते हैं। तो ब्रांड नेमिंग, अब ब्रांड नेम ऐसा रखा जाए जो कंफर्टेबल हो, लोगों की जुबान पे भी कन्वीनियंट रहे, और किस इफ पॉसिबल प्रोडक्ट को मीनिंग भी जो है ना उसके अंदर कन्वे कर सके, और आइडियली कि दूसरी लैंग्वेज में भी उसमें कोई इशू ना आए। इंडिविजुअल ब्रांडिंग और फैमिली ब्रांडिंग बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इंडिविजुअल ब्रांडिंग क्या होती है कि कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसका एक सेपरेट ब्रांड नेम रखती है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर किसी भी ब्रांड में कोई इशू है, उसकी सेल्स डूबे, तो कंपनी के मदर ब्रांड नेम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आपको हर ब्रांड के लिए सेपरेट प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, तो आपको एफर्ट और हैसल ज्यादा करनी पड़ती है। और इसके मुकाबले में जो अल्टरनेट ऑप्शन होती है वो फैमिली ब्रांडिंग है। ठीक है, इंडिविजुअल ब्रांडिंग के एग्जांपल में पीएनजी, यूनिलीवर वगैरह आ जाएंगी कि उन्होंने जितने शैम्पू लॉन्च किए सब डिफरेंट ब्रांड नेम के। फैमिली ब्रांडिंग में या अम्ब्रेला ब्रांडिंग में इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने जो पेरेंट ब्रांड नेम है उसका, फैमिली ब्रांड नेम, उसको ही यूज करती है प्रोडक्ट। आई थिंक इसमें सबसे फेमस एग्जांपल आपको नेस्ले में मिलेगी।
काफी हद तक टोयोटा के प्रोडक्ट्स में मिलेगी। इसका एडवांटेज क्या है कि आपको हर न्यू प्रोडक्ट में कम प्रमोशन, कम हैसल, कम एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आपका ब्रांड नेम एक दफा बना हुआ है, उसी के बेस के ऊपर आप कैश कर रहे होते हैं। एक और टर्म आती है फिर को ब्रांडिंग की। समटाइम्स दो कंपनीज मिलके एक प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसा आप लोगों ने नाम सुना हो, सोनी रिक्सन एक मोबाइल फोन आया था, ऑलपर्स रोब्जा आया, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, दूध में रोब्जा मिला रहे होते हैं। तो दोनों कंपनीज ये हमदर्द है और ऑलपर्स एग्रो है, दो डिफरेंट कंपनीज है। एसर फेरारी क्या है, एसर लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, फेरारी गाड़ी बनाने वाली कंपनी। लेकिन एसर फेरारी का लैपटॉप बना दिया कि उसकी हाई सेल एक्सपेक्ट करें तो दोनों कंपनी को कुछ बेनिफिट। तो इस तरह की जो डिफरेंट चीजें हैं वो को ब्रांडिंग की एग्जांपल बनती है। इवन स्ट्रीट फाइटर एक्स टेक्न दो डिफरेंट ब्रांड नेम से उन्होंने मिलके कैपकॉम और नैमको ने सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर वो की। इस तरह लिगो भी एक को ब्रांडिंग टाइप काफी जो है ना उसके अंदर यूज कर रहा है मार्वल और डीसी के साथ। इसी तरह सनसिल्क का फैशन एडिशन इन्होंने लॉन्च किया था। इसमें इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स, डिजाइनर ब्रांड्स के साथ मिलके प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का है ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ब्रांड को जब आपने एक्सपैंड करना है तो उसके लिए कंपनी के पास मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी में ही एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को यूज किया जाए, इसको लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। यानी ब्रांड नेम कोई भी नया नहीं है, प्रोडक्ट कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आपने कोई और डायमेंशन निकाल ली, डिफरेंट साइज निकाल लिया, मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्लेवर निकाल लिया। दूसरी ऑप्शन क्या है कि प्रोडक्ट कैटेगरी उसी में रहे और आप न्यू ब्रांड लॉन्च कर दें। मसलन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी लेट्स से शैम्पू में है और आपने नए ब्रांड नेम से लॉन्च किया, जैसे हमने यूनिलीवर वगैरह की एग्जांपल में टच किया, तो वो मल्टी ब्रांड के लिए। थर्ड ऑप्शन क्या है कि कंपनी एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को एक्सपेंड कर देती है न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में। मसलन सैमसंग ने फर्स्ट करें शुरू में रिटेलर ब्रांड था, फिर उसने लैपटॉप बना दिए, एलसीडीज बना दी, मोबाइल फोन में। तो जो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज वो बना रहा है उसको ब्रांड एक्सटेंशन कहेंगे कि एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश हो गया, उसी ब्रांड नेम को आप न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में लेंगे। और लास्ट ऑप्शन क्या होती है, अमूमन ये कंपनीज कम करती हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट की जाए स्लाइटली रिस्की होती है कि प्रोडक्ट कैटेगरी भी नई और ब्रांड नेम भी नया। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने जंप इन किया एक्सबॉक्स के अंदर, तो एक्सबॉक्स इज ए न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर अ कंपनी जो लेट्स से सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बना रही थी, और एट द सेम टाइम ब्रांड नेम भी उन्होंने नया यूज किया उसके लिए, एक्सबॉक्स का कोई उसके लिए विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड नहीं यूज किया गया। तो ये आइडिया होता है यानी जब न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में, तो यानी चार डिफरेंट ऑप्शन होती हैं कंपनीज के पास कि किस तरह वो डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर जंप इन कर सकते हैं। यहाँ पे इन चारों की फर्दर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 4 की टर्म्स हैं। इसमें अगर कोई इशू क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।